हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैक बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 8 मार्च को विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मार्च को पूरे लगन के साथ विज्ञान में 30 में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बच्चों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है बच्चों, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। एक लड़का है, वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो भी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर दूरी पर बनता है। तो 100 और 100 कितना हो गया? 200। हमसे पूछा है लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 200 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया है बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इससे 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बराबर R/2। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 10 दूना 20। 10 दूना 20, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस का फोकस दूरी निकालने बोल रहा है और क्षमता कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर। तो कैसे निकालेंगे? तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/f मीटर होता है। क्षमता बराबर 1/f मीटर। क्षमता दिया हुआ है कितना? तो क्षमता दिया हुआ है 4 बराबर 1/f मीटर लिख देंगे, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे? तो 4 का 4 और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे और यहां लिख देंगे 1/f। किस में हो गया? सेंटीमीटर में। 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25। तो कितना आएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथों में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। उदासीन तार का रंग होता है काला। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, विद्युतमय तार का रंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। लेकिन हमसे पूछा है उदासीन तार का रंग कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काला। इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बच्चों, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया बच्चों, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया बच्चों, लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जब लघु पतन होता है, गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना 440 हो गया। क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं 440 हो गया। इसका मतलब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? तो विभव या फिर विभवांतर का पूछेगा तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ओम किसका होता है? तो हम लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। लेकिन हमसे पूछा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन में 11 में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, कभी समाप्त होने वाले नहीं है, उसे बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। लेकिन बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। इसको ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बच्चों, इमली में पाया जाने वाला अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक। कैसे याद करेंगे? तो इमली कोई चबाता है तो हमेशा मुंह चलाते रहता ना, टर 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 मुंह चलाते रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर, टमाटर को जब हम काटते हैं टमाटर, तो ये जेली टाइप में दिखता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स से संतरा, स से सिट्रिक। अगर संतरा बोलेगा तो समझ जाइएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसको बोलते हैं? तो खट्टा दूध। अगर आपसे पूछेगा कि खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। लेकिन हमसे पूछा है इमली में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो ये क्षार करता है, क्षार, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बच्चों, Fe2O3 प्लस Al, तो क्या बना दिया? Al2O3 प्लस Fe। देखिए तो Fe2O3 ये यौगिक है, इससे Fe2 को विस्थापित किया और Al जो है वो O के साथ जाकर मिल गया, मतलब इसको हटाया और खुद जाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया, विस्थापित किया, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना है ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर में दिया हुआ है, तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। कैसे याद करेंगे? तो तांबा प्लस जस्ता, जस्ता मतलब जोर से, जोर से क्या किया? तो जोर से पीटा, तो क्या बोलेंगे? पीतल। अगर वही आपसे पूछेगा कि तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस टीन, तो टीन, टीन को टाइट किया मतलब कस कर टीन को लगा दिए, तो तांबा प्लस टीन पूछेगा तो बोलेंगे कांसा। लेकिन हमसे पूछा है कि तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में 16 में पूछा गया है बच्चों, अपच अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही हो जाएगा आंसर एंटासिड। याद रखिएगा एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशद लेपन। जस्ता की जो परत चढ़ाते हैं उसे बोला जाता है यशद लेपन। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन में 18 में पूछा गया बच्चों, COOH प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं? COOH प्रकात्मक समूह को क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा COOH प्रकात्मक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपसे पूछेगा कीटोन का क्या होता है? तो CO केवल बोलेगा तो कीटोन का होता है। एल्डिहाइड का होता है CHO। ध्यान रखना है एल्डिहाइड का होता है CHO, और एल्कोहल का बोलेगा तो एल्कोहल का होता है CO। एल्कोहल का हम लोग कैसे बोलेंगे? तो CH बोलेंगे तो एल्कोहल का होता है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, और हमसे पूछा है COOH किसका होगा? तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n प्लस 2। ध्यान रखना है एल्केन पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि एल्किन का क्या होता है, तो एल्किन का होता है CnH2n, और पूछेगा कि एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2। लेकिन हमसे पूछा है एल्कीन का, तो एल्कीन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा एल्कीन का CnH2n प्लस 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है,
बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, धातुओं को खींचकर पतले तार बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो खींचने बोल रहा है ना, तो खींचने वाला को बोला जाता है तन्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है श्वसन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बच्चों, मनुष्य में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? मनुष्य में डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि को बोला जाता है थायराइड ग्रंथि, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया बच्चों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम क्या काम करता है? ज से जाइलम, ज से जल। अब देखिए तो जल वाला ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करेगा, तो फ्लोएम करता है भोजन का वहन, इसको ध्यान रखना है। लेकिन हमसे पूछा है जाइलम, जाइलम जल का परिवहन करता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, जो कि केवल 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट 26 में पूछा गया बच्चों, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो अपना आकार को 2 भागों में बांट लेती है, तो द्विविखंडन बोलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा, इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया बच्चों, मानव मादा में निषेचन कहां होता है? मानव मादा में निषेचन कहां होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। मानव मादा में निषेचन कहां पर होता है? तो ये गर्भाशय में होता है, इसको ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया है बच्चों, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में, इसको ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया बच्चों, कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख किस प्रकार का अंग है? कीट का पंख और चमगादड़ का पंख किस प्रकार का अंग है? तो आप लोग जानते होंगे दोनों का कार्य दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों उड़ने का ही काम करता है। कीट का पंख से भी उड़ते हैं और चमगादड़ भी पंख से उड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संवृत्ति अंग। संवृत्ति अंग जिसका कार्य समान होता है, ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों लास्ट 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों हम लोग का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसके सब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।